आप सभी को मेरा जय हिंद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण परिवार का, जिन्होंने मुझे संवादी कार्यक्रम में अपनी बातें और पहाड़ की जर्नी सब तक शेयर करने का मौका दिया। और उससे भी बड़ी बात है कि मिरांडा हाउस में इन प्यारे प्यारे खूबसूरत से मुस्कुराते हुए चेहरों से मुझे मिलने का मौका मिला। तो मैं आपको मेरे साथ मेरे गांव भोजनगर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक लेके जाऊंगी। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, तो शुरू करते हैं। मैं आज 30 वर्ष की हूँ और मेरा जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भोजनगर गांव में हुआ। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगी कि सबका एवरेस्ट अलग अलग होता है। मैंने मेरा एवरेस्ट चुना है और उसको फतह किया है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उन सब का अलग अलग एवरेस्ट है। इस जर्नी में मैं अपने एवरेस्ट के साथ आप सबको अपने एवरेस्ट के साथ भी लेके जाऊंगी। आपके पहाड़ की मुश्किलें अलग हो सकती हैं, आपके पहाड़ के शेरपा अलग हो सकते हैं और आपकी चोटी का शिखर अलग हो सकता है। तो इस जर्नी में सबका पहाड़ अलग अलग रहेगा। बस मैंने बर्फ़ वाला चढ़ा है और आप अपने पहाड़ तक चलिएगा। सो मेरा जन्म भोजनगर गाँव में हुआ है। मेरे घर में 6 बुआएँ हैं, 12 बहनें थीं। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को बोला था कि अब एक घर भी छोरी छोरी होगी, क्योंकि मेरे घर एक बार लड़कियां आना प्रारंभ होती है। तो इसलिए मेरे घर पे 6 बुआएँ 5 बहनें हैं। जब तक लड़का नहीं आ जाता तब तक लड़कियां आती रहती हैं। पर मेरे बाद मेरा छोटा भाई आ गया, सो फुल स्टॉप। तो हम 2 बहन भाई हैं। पर गाँव में पढ़ाई की जर्नी जो शुरू हुई थी कि हमारे 3 भाई थे, बड़े पापा का एक, मंझले पापा का एक, मेरा भाई एक। वो सब गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे और हम सब गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। मेरे व्यक्तित्व की एक ही चीज़ है कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। इसके अलावा मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब मैं मेरे मम्मी को बोलती थी कि ओको झोलो बहुत अच्छा लगे भैया को, तो वो मुझे कपिला पशुहार का झोला सिल के भेज देते थे। मैं उनकी किताबों के ऊपर देखती थी कि बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए होते थे। मेरी 5वीं कक्षा तक पढ़ाई गाँव में हुई। उसके बाद गाँव में स्कूल नहीं था तो मेरी सारी दीदियों को प्राइवेट पढ़ाया गया, पर मुझे मेरे मामा साहब के घर पढ़ने के लिए भेज दिया। मैं जब खुद 2 वर्ष की थी तब हमारे यहाँ सगाई बचपन में हो जाती है। तो हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी नहीं होती है, हमारे यहाँ नारियल यहाँ से यहाँ भेज के हमारी सगाइयाँ हो जाती है। तो जब मैं खुद 2 वर्ष की थी तब मेरी सगाई हो गई थी। और हमारे यहाँ सपने भी ऐसे आने लग जाते कि जिनसे हमारी सगाई हुई उन्हीं से हमारी शादी होने वाली होगी। तो जब मैं 5वीं कक्षा के बाद मेरे मामा साहब के यहाँ पढ़ने गई तब मैंने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एडमिशन लिया, जहाँ से मेरी 12वीं कक्षा तक पढ़ाई हुई। और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखना महसूस किया। सबसे ज़्यादा सीखा मानसिक स्ट्रेंथ कैसे आती है। जब आप दूसरों के घर पे रहते हैं तो उनके बच्चे आपको बहुत मारते हैं और आप मार खा के चुपचाप रह लेते, बताते नहीं हैं। जब आप दूसरों के घर पे रहते तो आपको भयंकर रोना आता है, पर आप घर पे बता नहीं सकते कि आपको बुरा लग रहा है, और आप वहाँ नहीं बता सकते कि आपको बुरा लग रहा है। जब आप दूसरों के घर पे रहते तो जब आपको रोना भी आता है तो अलमारी का गेट खोल के रो लेते हैं और फिर से चुपचाप चेहरा पोंछ के वापस आ जाते हैं। शहरों में यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कई बार हम ऐसी चीज़ें चुपचाप अंदर रो लेते पर बता नहीं पाते। और जब हम दूसरों के घर पे रहते तो जिस समय मैं बड़ी हो रही थी मुझे भयंकर भूख लग रही थी। मुझे आज भी एक चीज़ से बहुत प्रेम है, खाना नंबर 1 पे। तो जब हम दूसरों के घर पे रहते हैं तो ये भी सुनने को मिलता है कि अभी तो आटो पिसवाए हो तो फिर से ख़त्म हो गए हो, तो आप अंदर ही अंदर संकोच करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ गाय की रोटी गेट के ऊपर रख दी जाती है कि गाय जब भी आएगी आप दे देना। तो जब 14 वर्ष की उम्र में आप होते हो और आपको भयंकर भूख लगती है तो वो रोटी भी आपको पापड़ लगने लग जाती है और वो दुनिया की सबसे टेस्टी डिश लगने लग जाती है। मैं जब 12वीं कक्षा में थी मैंने वहाँ पर मामा साहब के यहाँ पढ़ाई करते हुए महसूस किया कि पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यही आपका एक माध्यम है। जब मेरी 12वीं पास हुई तो हमारे यहाँ 12वीं सिर्फ और सिर्फ इसलिए पास कराई जाती है कि हमारे यहाँ जात का सम्मेलन होता है, सरकारी सम्मेलन होता है, जिसमें कि आपका उम्र का आइडेंटिटी कार्ड बहुत महत्व रखाता है। पर हमारे यहाँ जब सम्मेलन होता तो पुलिस की बहुत बड़ी रेड आती थी। तो उसके तहत ये हो गया कि 9th क्लास से 12वीं तक की मार्कशीट दिखानी होती है लड़की की कि लड़की बालिग है या नहीं है। तो 12वीं इसलिए पास कराई जाती है कि आप फेल हो या पास हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि लड़की 18 साल की है। तो जब मैं खुद अब 12वीं पास करके घर से मामा साहब के घर आई
तो जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि तुमने तो पहाड़ देखा होगा, तुम्हारे ड्रीम में ही होंगे कि तुमको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ना है, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब मैं गांव आई 12वीं पास करके, तो मेरा था कि कोई मोबाइल ला के दे दो, सारी लड़कियाँ बात कर रही हैं, मैं भी बात करने लग जाऊँ। मेरा ड्रीम था कि कोई बस उस घर वाले जिनके यहाँ मेरी शादी हो रही है उनको बोल दे कि एक फ्रिज ला के रख दे, मुझे आइसक्रीम का शौक़ है और मैं नेल बाइट करती हूँ, तो बस वो इतना बोल दे कि राख से बर्तन ना मंजवाए, बाकी बर्तन मांजने के लिए मैं रेडी हूँ। पर हम सबको नहीं पता कि प्लेटफॉर्म हमें किस रूप में मिलता है। मैं आज इस मंच पे खड़ी हूँ, या आप यहाँ बैठे हैं, या अनंत विजय सर ने मुझे यहाँ बुलाया है, हम सबको नहीं पता होता कि प्लेटफॉर्म हमारे किस रूप में हमारे सामने एक्चुअली आने वाला है। तो मेरे जीवन में प्लेटफॉर्म इस रूप में आया कि मेरे जो 3 भाई थे वो पढ़ने के लिए शहर गए और भाग भाग के गाँव आने लगे। जब मेरे बड़े पापा उनको छोड़ने के लिए गए तो उन्होंने बताया कि हमें शहर नहीं रहना क्योंकि हमें खाना अच्छा नहीं लग रहा, ना बाई के हाथ का ना टिफ़िन। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन वहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहा था। जब वो छोड़ने गए तो उन्हें देखा कि रोड के उस पार गर्ल्स कॉलेज है, तो मेरे बड़े पापा को याद आया कि छोरी ने अभी अभी 12वीं पास करी है, छोरी उनको कॉलेज है, छोरा एक है भी नहीं, छोरा उनके घर के बच्चों की रोटी भी बन जाएगी और मेघा ग्रेजुएशन भी कर लेगी। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे भाइयों की रोटी बनाने के लिए आया। मैं ये कभी कभी सोचती हूँ कि अब आप बताओ ईश्वर आपको किस रूप में प्लेटफॉर्म देगा। ये तो नहीं बताएगा ना कि ये प्लेटफॉर्म है मैं तुमको दे रहा हूँ, कई बार वो शेडो में होता है और हमको प्लेटफॉर्म दिखता ही नहीं है। तो मेरे को प्लेटफॉर्म इस रूप में मिला। और मैं जब गर्ल्स कॉलेज में गई और जब हम नए नए आते हैं, तो मैं गांव से थी, तो मैं पीछे चोटा बांध के ऐसे रखती थी, सलवार सूट पहनती थी। आज भी मैं इस मंच में आई तो इससे पहले कुछ मतलब मैं भूल गई थी कि मैं भी गांव से हूँ। मैं एक चीज़ जिक्र करना चाहती हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे कुछ सालों पीछे मेरे जीवन में या कुछ महीनों पहले, और मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर ना वो सेलिब्रिटी वाला अहम आ रहा है और मैं अपनी ज़मीन छोड़ रही हूँ। इस कार्यक्रम में एक दिन पहले आने का मेरा मकसद ये था कि मुझे फिर से वहीं बैठना है, सुनना है सबका बेस क्या है, मैं अपना बेस कहाँ छोड़ रही हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ, क्या ये मैं भूल रही हूँ। तो मुझे अपने आप को याद दिलाना था। तो मैं बस यहीं फिर से आपको लेके जाऊँगी कि मैं जब कॉलेज में गई तो मेरे को हवा लगी, हम सबको लगती है, और हमारे दोस्त दुनिया के सबसे अच्छे सलाहकार लगते हैं और मम्मी पापा सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं। मुझको मेरे दोस्तों ने बोला कि तुम कितनी वैसी ज़िंदगी जीती हो, तुम्हारी क्लिप का तक कलर उड़ चुका हुआ होता है, तो तुम अपना क्लिप और ये नए तो लो। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैंने घर से धीरे धीरे पैसे चोरी करना शुरू किया। मैंने फेसबुक पे एक आईडी बनाई उर्वशी परमार के नाम से, मैंने बैलेंस डलवाना शुरू किया। और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई कि मैं रक्षाबंधन पे मेरे घर गई, मेरी दोस्तों ने कहा ये चीज़ें हम करेंगे, तुम कुछ कुछ पैसे लेके जाना। मैं देखती थी कि पापा ताऊजी इन सबका पैंट कहाँ टंगा हुआ है, और उतने ही पैसे लेती थी कि उनको पता ना चले। और इस तरह से मैंने चोरी करना शुरू किया, क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे थे कि तुम अपने शौक़ पूरे नहीं कर पा रही हो। मेरे दोस्त बोल रही थी कि तुम्हारी सलवारें बीच में से छनी हुई होती है चल चल के, वो फील करा रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप गरीब है, उस गरीबी को तुम शेडो करो। पर एक्चुअल में मैं बताऊं, आप और मैं, हम उन घरों में से हैं, हमारे पापाओं के ऊपर कुर्ते ढके हुए होते हैं कई बार, और उनके बनियानों में छेद हो चुके होते हैं। हम उन घरों से हैं जिनकी मम्मियाँ कई दफ़ा काम करती है और यहाँ से ब्लाउज छन जाता है। मैं मेरे पापा का लाइलॉन का जूता एक बार पलट के देखा था खेत का, तो उसमें भी छेद हो रखे थे। तो मैंने महसूस बाद में किया, इससे देर हो गई, तो मैं सीधा आपको लेके जाती हूँ कि मैंने जैसे 250 रुपये चोरी किए और हम सब 6-7 लड़कियाँ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की वाटर पार्क गए, और हम वहाँ पे वाटर पार्क में मस्ती कर रहे थे, और हमारे गांव के एक भैया ने देख लिया और घर पे फ़ोन किया, तो हमारी छोरी यहाँ 5-6 लड़कियों पानी में चिपकिया कपड़ा फ़ोन पहन के मस्ती कर रही है। मेरे लिए आज वाटर पार्क बहुत नॉर्मल चीज़ है, आपके लिए भी होनी चाहिए। पर हाय तौबा मच गया था। वो पुलिस वाली आपने लोहे की जीप देख ली, वो हमारे गांव से मैं जीप आई मेरे को लेने के लिए। मेरे को जब गाड़ी में बिठाया था तब से मारना शुरू किया था, और मैं घर पर जब तक मेरे पापा रात तो खेत से नहीं आ गए थे चरी काट के, तब तक मुझे मार रहे थे। मेरे माथा, मेरा सिर, मेरे नाक, मेरी बुआ लोग सब आ चुके थे और वो बोल रहे थे, दामोदर आज तो थारी छोरी वाटर पार्क गई है, कल से कना कहाँ जाएगी, एक जल्दी से विदा कर। मेरी ताई जी मम्मियों ने भी बहुत मारा, हमारा घर में कई की छोरी, मंदिर से घर, इस कॉलेज से बाहर, हम सब हमारा जीवन में रक्षाबंधन पे संक्रांति पे गया है, और ऐसे टाइम पे 2 बार घर से बाहर निकलिया। थारी हिम्मत कैसे हो गई वाटर पार्क जाने में। और मुझको भी लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है,
और सब फाइनली ख़त्म हो चुका था उस एक पल में, और दूसरे दिन ऐसा लग रहा था कि अब जल्दी से शादी होने वाली है। अब ओपन माइंडेड हम किसको समझते हैं। मेरे पापा शाम को चरी काट के आए और उनने मेरे सिर पे हाथ रखा। सारे घर के लोग मार चुके थे मुझको, मुंह से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, सब कुछ। उन्हें मेरे सिर पे हाथ रख के बोला कि बेटा वाटर पार्क जाना में बुराई नहीं है, बस तुम्हारे बता देती तो मैं इन सब के बता सकती तो कि हमारी छोरी कहाँ गई। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि सही और गलत का अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है, हर वो चीज़ जो हमें अपने लोगों को बताने में शर्म आ रही है, हर वो चीज़ गलत है, और हर वो चीज़ जो हम सीना ठोक के बता सकते हैं, मुझे पहाड़ चढ़ना है। अभी मैंने रविंद्र भैया को सुना, हमें एमएलए बनना है, मारुषि जी को सुना, विश्व मतलब अपनी सुंदरता के रूप में विश्व में अपना प्रतिमान रचना है। तो ये सब चीज़ें करते हुए माँ बाप नाराज़ होंगे, पर हमें शर्म आएगी क्या? नहीं आएगी। तो जीवन में सही और गलत का जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं अंतर समझना, वो हर चीज़ जो तुम्हें बताने में शर्म आ रही है, हर वो चीज़ गलत है, और वो हर चीज़ जो मम्मी पापा नाराज़ भी हो रहे हैं पर तुम्हें बताने में शर्म नहीं आ रही, वो सही है। उसके बाद सब लोगों ने मना कर दिया, पर मेरे पिताजी ने मेरे छोटे भाई के साथ बाइक पे बिठाया। उस बाइक पे मेरे भाई तक ने बिठाने से मना कर दिया था, मैं नहीं ले जाऊँगा तुम्हारी ऐसी छोरी के। और मैं उनकी जगह मेरा पापा को रिप्लेस करूँ तो मैं भी नहीं कर सकती थी, पर मेरे पापा ने मेरे को बाइक पे बिठाते हुए बोला कि बेटा थारे भागना हो तो भाग जाजे, बस एक याद रख जे, तू अच्छो करेगी तो भी मारो नाम होएगो, तू बुरो करेगी तो भी मारो नाम होएगो, आगे थारी मर्जी। मैं गाड़ी पे बैठी, मैंने सबसे पहले अपनी वो फर्जी आईडी बंद करी, सिम तोड़ के फेंकी, और अब उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे कुछ तो करना है जो मैंने पापा की नाक कटवाई है। हम सब बात करते हैं कि हमने देश के लिए क्या, राज्य के लिए क्या, एक्चुअली सच्ची वाली फीलिंग पता है कहाँ शुरू होती है? वहाँ शुरू होती है कि मेरे पापा मम्मी को प्राउड फील होना चाहिए, और वो फीलिंग आ गई ना, आप देश के लिए भी कुछ कर जाओगे। तो मेरे को था कि मेरे को मेरे पापा के लिए कुछ कराना है। अब उस कुछ करने के लिए क्या करूं? तो मैं जब कॉलेज में आई तो वहाँ पे एनएसएस था। अपनी एनर्जी को सही दिशा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने 2 गाँव को एलईडी युक्त किया। मुझे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली मालदीव में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं वहाँ पे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में मालदीव के लिए पहली बार हमारे साथ मिस इंडिया गई थी। उस टाइम की रणजी ट्रॉफी के कैप्टन गए थे, आईआईटी के टॉपर गए थे, निफ्ट के टॉपर गए थे, भारत के डायरेक्टर गए थे। हमें से 50 लोग भारत से सिलेक्ट हुए थे, और मैं पहली दफ़ा हेलीकॉप्टर में बैठी थी, और 2 सलवार सूट और 1 साड़ी थी मेरी। और जब मैं एरोप्लेन में बैठी तो बहुत लंबा टाइम हो गया फ़्लाइट में, और मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि मैडम मुझे वॉशरूम जाना है। तो उसने कहा ओके, सीधा लेके लेफ़्ट। तो मैंने पूछा वो जाएगा कहाँ? तो उसने पूछा ये कैसा प्रश्न पूछ रही है। मैंने कहा कि हमारे गांव में ऐसा कहते हैं कि जब भी हेलीकॉप्टर जाओ तो मुंह मत खुला करो। तो मुझे ना कुछ और करने जाना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आसमान से छींक छींक करके पूरा आसमान से टपक जाएगा, तो मुझे ये बताइए ये जाएगा कहाँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम सब उस उम्र में ऐसे होता है कि इतनी चीज़ों का भी आपको भान नहीं होता है। जब मैं मालदीव में उतरी तो वहाँ के राजदूत हमें लेने आए, भारत का झंडा हमारे पीछे आया, और उस दिन मुझे भारतीयता का मायना समझ में आया कि क्या होता है भारतीयता। मैं किसी भी पब्लिक फोरम, किसी भी जगह होती हूँ तो मैं किसी भोजनगर, मेघा परमा, इससे जिस चीज़ से परे होती हूँ, हर व्यक्ति मुझको जज करता है कि ये एक इंडियन है। वो लड़का लड़की से भी परे होता है। हम वहाँ के राजदूत से मिले, राष्ट्रपति से मिले। वहाँ पे मुझसे वहाँ के यूथ ने एक प्रश्न पूछा था कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। तब मुझे खुद की भारतीय होने पर भारत का झंडा जो मैं एवरेस्ट पे लेकर गई, वो वाली चीज़ वहाँ मिली। तो मेरे मन में भी था कि अंग्रेज हमारा सारा सोना लूट के ले गए और भारत में कुछ भी नहीं बचा। कितने लोगों को लगता है कि भारत का सोना अंग्रेज लूट के चले गए हैं? ओके, मुझे भी यही लगता था। तो एक्चुअली में आपका सोना आपके पास ही है। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता कि हमारे पास बहुत सारा सोना था। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है भारत जहाँ हर रंग रूप के लोग हैं। आपके अगल बगल देखते रहिएगा इस बीच आप, सब कद काठी के लोग हैं, सब नैन नक्श के लोग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, या तो किसी देश में मरुस्थल होता है, पर्वत होता है, समंदर होता है। पूरी दुनिया का भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास पर्वत भी है, मरुस्थल भी और समंदर भी है, और आप सब भी हैं। तो भारत का सोना यही है, कोई लूट के नहीं लेके गया। जब मैं वहाँ से आई तो जो भारत का झंडे वाली जो फीलिंग थी ना मुझे, वो थी कि ये वाले झंडे की फीलिंग के साथ कुछ करना है, पर वो कुछ मिल नहीं रहा था। मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, सब कुछ किया। फिर मैंने पापा से बोला कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, हमारे 1 साल और दे दो।
वहाँ जब मेरी शादी के लिए लोग बोल रहे थे, वहाँ उनने 1 साल मांगा कि भाई छोरी के बस हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन करानो साहब, तुम 1 साल और दे दो। मुझे 1 साल मिला, उस 1 साल में मुझे खोजना था कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हुई हूँ। मैं एक न्यूज़ चैनल में इनपुट पे काम किया करती थी ताकि मेरे को 3,000 रुपये मिल जाए और मेरी जो बस का आने जाने का किराया वो निकल जाए। उसी दरमियान मैंने अखबार में पहली दफ़ा पढ़ा कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। तब मुझे क्लिक हुआ, ओके लड़की ने नहीं किया। जब गूगल किया तो पता चला कि बछेंद्री पाल जी को माउंट एवरेस्ट सबमिट किए हुए 32 साल हो चुके थे। तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ कि 32 साल में मध्य प्रदेश की किसी लड़की में ये सोच तक नहीं आई कि हमें पहाड़ चढ़ना चाहिए। मतलब भारत देश में भी मध्य प्रदेश में इतना गैप है सिर्फ सोचने का। जब हम सोचेंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे। अब जब मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया तो वो लड़की मैं क्यों नहीं बन सकती। मुझको भी तो 2 हाथ पैर दिए हैं और हो सकता है इसीलिए मेरे सामने वो आया हो। अब आती है पहाड़ के असली चैलेंजेस। जब मैंने अखबार में पढ़ा कि इसके लिए ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग करने वाले लोगों से बात करी, उन्होंने भी बहुत बुद्धू बनाया। पहाड़ की एक जगह लेकर भेज दिया और फर्जी ट्रेनिंग करा दी। बहुत सारे लोग जब आप अपनी चीज़ों को बताएंगे तो आपको छलेंगे भी सही, पर मुझे लगता है कि बिना बात को घुमाए फिराए आपको किस लक्ष्य पे जाना है उस चीज़ को बोलते ज़रूर रहिएगा, वो आपको अपनी जगह तक ज़रूर पहुंचाएगा। तब फिर मुझे जानकारी मिली कि इसके लिए कोर्सेज़ होते हैं। तो यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, पर हम सबको कई बार नॉलेज नहीं होता है। भारत में इसके 5 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग मिलती है। एक्चुअली ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं कि 2 मैगी के पैकेट में सर्वाइव कैसे करना है, इग्लू बना के रहना कैसे, इग्लू कैसे बनाना है, रैपलिंग कैसे करना है, जुमारिंग कैसे करना है, और अब सीधे पहाड़ में कि 2 महीने के एक्सपीडिशन के लिए यदि एवरेस्ट पे आपको जाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है। एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए की राशि लगती है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी राशि थी। अब जो राशि 40 लाख हो गई है। जब मैंने माउंट एवरेस्ट की तैयारी की थी 2017 में, तब वो 25 लाख था। 25,000 हाथ में नहीं देखे थे, तो 25 लाख तो बहुत बड़ी बात थी। पर अब करना तो था, क्या करूं, कैसे करूं? तो ढेर सारे अखबारों के बंडल लिए, उस पर जिसने भी प्रथम पृष्ठ पे इश्तिहार दिए उन सब के नंबर नोट किए। कई बार हमें कुछ नहीं पता होना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं सबको फ़ोन करके बोलती थी कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली हूँ, मुझे आपके हेड से बात करा दीजिए। कुछ लोग ऐसे ही टाल देते थे, कुछ लोग ऐसे बुद्धू बना देते और कुछ लोग सच में समय देते थे। और मैं अब जाती थी, आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर सकते हो ये आपको आना चाहिए। वो प्रोडक्ट बेचना हो, किसान को अपनी फसल बेचना हो या कुछ भी कहना हो, तो कहने में झिझकना नहीं चाहिए। पता नहीं दूसरा मौका मिले ना मिले। तो जैसे अनंत सर है, मैं उनको बोलूँगी सर मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, पर उससे पहले मैं एक किस्सा कहूँगी। क्या आपने सुल्तान मूवी देखी है? तो जैसे सुल्तान मूवी में कैसे कोई उसका साथ नहीं देता पर वो कुकर वाला उसका साथ देता है। लास्ट में सलमान खान फेमस हो जाता है और उसके साथ कुकर वाला भी फेमस हो जाता है। मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, मेरे साथ आपका लोगो भी टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाएगा। मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बनूंगी और हर अखबार में आपका जिक्र करूंगी और जीवन भर करूंगी। पहला 2000 मतलब मुझे 17,000 का अमाउंट उपाध्याय मसाले वालों ने दिया, जो मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी थी। और सेम जो दूसरे व्यक्ति थे उनको जाकर भी मैं यही बोलती थी कि इन्होंने मुझे राशि दी, आप भी मेरी मदद करो। इस तरह से कर करके मुझे सबसे बड़ा अमाउंट ट्राइडेंट ग्रुप ने 12 लाख रुपए का दिया। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने मुझको स्पॉन्सर किया और मैं माउंट एवरेस्ट के लिए गई। अब पहाड़ का चैलेंजेस। जाने से पहले मैं अपने पापा को एक 7,000 का फ़ोन दिला के गई थी कि पापा तुम एवरेस्ट देख लीजिए। उनने पूछा था अरे एवरेस्ट क्यों चढ़ना है, तो उससे पहले मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब लगी थी ई-गवर्नेंस में, वो छोड़ दी थी। मैंने कहा मुझे इससे भी बड़ी सरकारी नौकरी मिल जाएगी यदि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊँगी तो। क्योंकि मेरी आधी ट्रेनिंग जहाँ होती थी वो जगह था मेरे भाई का 2 मंजिला इमारत। मेरी जो ट्रेनिंग में आज मानती हूँ कि एक्चुअल में मेरी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी। तो हम जब तीनों चारों बहन भाई ऊपर रहते थे तो मुझे हर दिन हेडपम्प से 15-16 कुप्पे लेकर दूसरी मंजिला पे जाना होता था। और उस समय मैं सोचती थी कि मेरे को सुबह सुबह पानी क्यों भरना पड़ता है। कुप्पे समझते हैं आप, कृति फॉर्चून के खाली हुए, तो उसमें पानी भर के दूसरी मंजिला पे लेके जाना होता था। तो मैं सोचती थी कि मुझे क्यों भरना पड़ता है। पर एक बार मैंने देखा कि एक्चुअली में मेरी माउंट एवरेस्ट की जो ट्रेनिंग हुई थी ना, उन कुप्पों से पानी भर के हुई थी। तो हमें नहीं पता होता कि हमारी ट्रेनिंग कब हो रही होती है। तो जब मैं माउंट एवरेस्ट के लिए एक्चुअली में ट्रेनिंग करके गई, तब एवरेस्ट का एक्सपीडिशन 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है। हमारे 4 कैंप होते हैं। हम लोग बेस कैंप के लिए 5,345 मीटर पहुंचने के लिए भी 15 दिन का ट्रैक करने के बाद वहां पहुंचते हैं। 15 दिन का ट्रैक होने के बाद बेस कैंप में हमारा बेस होता है
जहाँ दुनिया भर के क्लाइंबर आए हुए होते हैं, जहाँ सिर्फ हम रात के भोजन के समय मिलते हैं। पर 5345 मीटर पर भी आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है, तो आप सिर्फ सूप को फाड़ते हो, उसको गर्म पानी में डालते हो और वही पीते हो। इसके बाद आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको सिर्फ दिमाग के पास ऑक्सीजन देगा, पचाने के लिए नहीं देगा। हम लोगों के जूते जो होते हैं वो 2-2 किलो के होते हैं, जिसमें नीचे क्रैम्पोन लगा हुआ आता है, तो वो 1 किलो आधा किलो वजन और बढ़ जाता है, तो 2.5 किलो का क्रैम्पोन हो जाता है। हमारा जो बैग होता है वो 36 किलो तक हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हमारे बूट्स, पेयर और हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी हम रखते हैं। हम लोगों के साथ शेरपा जाता है, जो कि हमसे 5 मीटर आगे रहता है, जो हमें पहाड़ का रास्ता बताता है। सिर्फ उसका काम रास्ता बताना है। मैं जब 2018 में माउंट एवरेस्ट के लिए गई, तो वही मेरा 2 महीने का एक्सपीडिशन था। मेरे साथ मेरा शेरपा गए थे। हम बेस कैंप में पहुंचने के बाद हर दिन कुंभू ग्लेशियर की पूजन करने के बाद पहले रोटेशन के लिए जाते हैं। पहला रोटेशन होता है कि मैं बेस कैंप से कैंप 1 जाऊंगी 6100 मीटर, जिसे कुंभू ग्लेशियर कहते हैं, जिसमें 45-46 से ज़्यादा बड़े बड़े लेडर लगे होते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक की निसन्नी के। और उस निसन्नी को पार करते समय आपकी मेंटल स्ट्रेंथ एक्चुअली काम आती है। तो जब हम लेडर्स पे पार करते हैं, तो लेडर पे एक पतली सी रस्सी होती है, जो आपको सेफ्टी के रूप में लगी होती है कैराबिनर से। और जब हम पार करते हैं लेडर्स को, तो लेडर जिग जैक होता है। जब आप क्रवास में गिरते हो, तो आपकी क्रवास में गिरने से मौत नहीं होती, बल्कि आप हाइपोथर्मिया से मर चुके होते हो। तो जब हम लोग उस लेडर को पार करते हैं, तो हमारे पैर, सबके पैर एकदम धूज रहे होते हैं। बहुत गहरी खाई होती है नीचे, और लेडर पूरा हिल रहा होता है, और सिर्फ आपको क्रैम्पोन है पैर में, तो क्रैम्पोन आपके पैर में उलझ भी सकते हैं। तो हमें प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है। तो वहाँ फिजिकल की जगह मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है। आधे से ज़्यादा क्लाइंबर वहाँ से वापस लौट जाते हैं। हम लोग लेडर्स ऐसे 45-46 लेडर पार करने के बाद कैंप 1 में पहुँचते हैं। कैंप 1 में जब रात बिताते, तो लोगों के मुँह से एसिड की जो उल्टी होती है वो आना शुरू हो जाती है, खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती है। दुनिया का सबसे खतरनाक हेडेक वहाँ शुरू होता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक्मेटाइज कर रही होती है। कुंभू ग्लेशियर करने के बाद लोगों को एक कफ शुरू हो जाता है, जो कि कभी जाता नहीं है। एज ए वूमन जो प्रकृति मुझको चैलेंज करती है, वो ये करती है कि यहाँ मासिक धर्म केवल 5 दिन का आता है। हाई एल्टीट्यूड पे हमारे हार्मोन्स बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं, तो मासिक धर्म लगभग 2 महीने तक लगातार भी आ सकता है, जब तक हमारा ब्लड का कलर भी येलोइश में तक बदल जाता है। जब मैं पहली दफ़ा गई, तो मुझे नहीं पता था कि मेंस्ट्रुअल कप नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो मैं सैनिटरी पैड का यूज़ करती थी, तो पैर छिल जाते हैं, ऐसा मन करता है चिंपांजी की तरह चलो। एज ए वूमन हम लोगों का सीट हार्नेस सीधे आगे की तरफ होता है, तो हम लोग पानी कम पीते, क्योंकि इसे खोल के बार बार यूरिन करने नहीं जा सकते, तो हमारे होंठ सफ़ेद पड़ चुके होते हैं। लड़कियों के लिए सबसे सुंदरता का मायना है उसकी गाल चिकने और वो बड़ी अच्छी रहे। तो मैंने कुछ पिक्चर्स आप देखेंगे, आप देख सकते हैं, तो वहाँ स्नो बर्न इतना ज़्यादा होता है कि आपके चेहरे की लेयर चमड़े जैसी निकलती है, तो हमेशा आपको खून टपकता रहता है। आप एक रुमाल में रुई रखते हो, जो आपके खून को गाल से पोंछते रहेगा। जब मैं कैंप 1 पहुँची और वहाँ पे हमने टेंट लगाया और मैंने अपनी शेरपा को कुछ देर बाहर रखा, तो मैंने देखा कि पूरा शरीर का आधा खून तो ऐसे ही निकल चुका है, पूरा ऐसे ऊपर आने में, और पैर ऐसा कर रहे थे कि अगली बार रोटेशन के लिए नीचे नहीं जा पाएंगे। रात भर वहाँ बिताने के बाद हम फिर से बेस कैंप आए, और फिर 3 दिन बाद हमारा सेकेंड रोटेशन था, जिसमें हम कैंप 2 पहुँचते हैं। कैंप 1 पहुँचने के बाद सेकेंड रोटेशन में कैंप 2 पहुँचते हैं 6500 मीटर। 6500 मीटर पहुँचते समय बहुत सारे एवलांच आते हैं। हम हमेशा क्लाइंबिंग रात को करते हैं, क्योंकि उस समय स्नो हार्ड होती है। दिन के समय सूरज की किरणों की वजह से बड़े बड़े अवलांच आते हैं, जो आपने सुना होगा, तो कई क्लाइंबर उसमें दब के मर भी जाते हैं। कैंप 2 के बाद आता है कैंप 3, जो कि 70 डिग्री का ग्रेडियंट है, जिसे ब्लू ग्लेशियर बोलते हैं। ज़्यादा नहीं है, वो 4 घंटे की क्लाइंबिंग है, पर आपको 2 पंजे पे करनी होती है, एकदम सीधी क्लाइंबिंग है वो। तो आपके काफ दुख रहे होते हैं, और ऊपर से छोटे छोटे पत्थर आते हैं, किसी की नाक टूट जाती है इसी वजह से, किसी के सिर में होल हो जाता है, तो वहाँ से पूरे टाइम छोटे छोटे पत्थर रड़क रहे होते हैं। कैंप 3 पे यदि आपको वॉशरूम में जाना, तो आपको लटक के जाना हुआ होता है। कैंप 3 की हाइट 7900 मीटर होती है। इसके बाद हम सीधा बेस कैंप पे आते हैं और फाइनल रोटेशन होता है। मैं बेस कैंप से आने के बाद डायरेक्ट फिर से कैंप 3 पहुंचती हूँ मेरे फाइनल रोटेशन पे। कैंप 3 7900 मीटर। 7900 मीटर के बाद ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है, तो हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। 7900 मीटर के बाद डेथ जोन कहा जाता है, इस वजह से क्योंकि अभी तक आपका फेट और मसल्स ख़त्म होता है। इसके बाद आपकी बॉडी के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आप मर सकते हो, इसलिए उसको डेथ जोन कहते हैं। 7900 मीटर के बाद आप सुनते हो ना माउंट एवरेस्ट पे गार्बेज है, तो वो गार्बेज डेड बॉडीज़ का गार्बेज है।
कई सारी डेड बॉडीज़ का सामान और वो आज भी वैसी की वैसी है। ग्लेशियर मूवमेंट करता है तो नई नई डेड बॉडीज़ निकल के उभर के आती है। कई बार आपको उनके बगल से क्रॉस करना है और कई बार आपको उनको ऊपर से भी क्रॉस करना पड़ता है। सो जब मैं भी एक क्लाइंबर को क्रॉस करी थी तो मेरे मन में भी ये फीलिंग आई थी कि ये भी तो वही करने आया था ना जो मैं करने आई हूँ, और ये भी तो वही है। आज मैं मरूंगी और 25 साल बाद आप मेरे को देखोगे तो मैं थोड़ी सी वाइट दिखूंगी आपको बस वहाँ पर, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। सो ऐसी कई सारी डेड बॉडीज़ है जो वहाँ रास्ते में है। पर मेरा सफ़र रुक जाता है। 2018 में मैं 8100 मीटर पे होती हूँ और मैं बहुत स्लो चल रही थी और मेरे शेरपा ने मेरे को बोला कि सिर्फ 700 मीटर दूर मेरे शेरपा ने मेरे को बोला कि बहनी पहाड़ तो चढ़ जाएंगे पर जिंदा वापस नहीं आएंगे, तुम्हारे ऊपर है। अब मेरे तो बाल बच्चे हैं, तुम्हारा तो कोई भी नहीं है। और मेरे को वो 25 लाख दिख रहा था, इतनी मुश्किल से मैं यहाँ तक आई हूँ, ये सब दिख रहा था। पर मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि ये वही सिचुएशन है जो यूपीएससी के 0.1 नंबर से आप रहते हो। अब आपको क्या करना है? तो मेरे शेरपा ने मुझको एक गूढ़ रहस्य बोला था कि पहाड़ वही है, ज़िंदगी का हर पहाड़ वही है, ज़िंदगी रही तो दोबारा चढ़ सकते हैं। और मैं 700 मीटर से काठमांडू वापस आई थी। पर तब जब मैंने काठमांडू पहुंची तो अखबारों में छप चुका था इस 9 घंटे के गैप में कि मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट समिट कर लिया है। मुझे लगता है कि इस चीज़ में ताली तो बिल्कुल नहीं बजनी चाहिए थी उस समय जब मेरी हालत हुई कि मैंने पहाड़ चढ़ा नहीं और छप गया है। इस चीज़ को छिपाओगे कैसे? अब आप दुनिया भर में हो गया है। तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो झूठी प्रशंसा लेके हाँ हाँ कर लो या सच को फेस करो। तो मैंने अपने टीचर को बताया, उनका नाम जलज चतुर्वेदी जी हैं। मैंने सर को फ़ोन किया कि सर मेरा तो सबमिट नहीं हुआ, मैं 700 मीटर से वापस आई। तो बोले 9 घंटे के गैप में हम सबको लगा तुमने सबमिट कर लिया। सर मैं क्या, सबमिट के प्रूफ होते हैं सर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 360 डिग्री का वीडियो होता है, मास्क उतारने के बाद हमारा फुटेज होता है, हम लोगों के फ़ोटो स्कैन होते हैं। मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो उन्होंने कहा लिख दो। मैं अपने फेसबुक पे लिखा कि मेरा माउंट एवरेस्ट समिट नहीं हुआ, 700 मीटर रह गया। जो लोग तारीफ़ कर रहे थे वो सबसे पहले मेरे गांव भाग के मेरे मम्मी पापा की बाइट लेने गए। तुम्हारी लड़की से 700 मीटर नहीं हुआ, इतना तमाशा बन गया। तो आपके जीवन में भी जब जब चीज़ें ऐसी होंगी, जब भी आपके जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी तो सबसे पहला जो फेस करना होगा वो अपने पेरेंट्स को करना होगा। लोग बहुत टॉर्चर करेंगे तो अपने मम्मी पापा को भी प्रिपेयर करके रखना। मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे हैं, बहुत ज़्यादा। आज भी मेरे को याद है कि मतलब कैमरे की आइडिया आई थी और मेरे पापा ग्वाड़े में भाग जाते थे। मैं काठमांडू थी और पापा मम्मी गांव पे थे, तो उन लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। और मैं जब गांव आई तो मैंने देखा कि उनने बोला बस कर बेटा, हमसे और नहीं झेलते बनता। लोग आके हमसे पूछ रहे हैं। तो मैंने उनकी बात को सुना। मैं बाथरूम में गई, मैं बहुत फूट फूट के रोई और मैंने डिसाइड किया कि फिर से मैं ज़ीरो से शुरू करूँगी। और मैंने पहली बार मेरे पापा की बात नहीं मानी। उनने मुझे लाख मना किया कि अब हम शादी कर देते, तेरा नया जीवन शुरू कर, बहुत तमाशो हो गए और लोग हम पे हंस रिया है, तू पहाड़ नहीं चढ़ पाई, तूने नौकरी छोड़ दी,
तू कोई की सुने नहीं, ये सब उन्होंने बोला। और सबसे बड़ी चीज़ बोली कि लोग हमसे कहे कि उनकी छोरी पहाड़ पहाड़ जाए वहाँ जगह तो छोरा उन भी रहे। तो फिर मैंने बोला तम कहीं बोला उनके, तो बोले हम उनके तो बोलना कि वहाँ छोरा होनी नहीं रहे, वहाँ तो भालू होन भी रहे, पर हमें हमसे और नहीं सुनी जाए, तू बस कर। तो मैंने नहीं मानी उनकी बात और मैं अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट में मेरा एडवांस कोर्स करने के लिए गई। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप की बात नहीं मानते तो उसका भी फल हमें भुगतना पड़ता है। मैं जब कोर्स करने के लिए गई तो मैं आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग कर रही थी। जब हम आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग करते तो विलियर हमें विले देता है और हम क्लाइंबिंग करते। तो जब मैं आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग कर रही थी तो मेरे विलियर के हाथों विले छूट गया और मैं 12 फीट से सीधे नीचे गिरी। 4 जुलाई 2018 को मेरे को 3 हेडलाइन फ्रैक्चर हुए, मेरे गर्दन के पास, मेरे सेंटर बोन पे और मेरे टेल बोन पे। ऐसे टाइम पे इंस्टीट्यूट ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो उन लोगों ने तुरंत बेल्ट बांध के मेरे को मनाली से दिल्ली की बस में बिठा दिया। मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था और बेल्ट बांधने के बाद भी बहुत दर्द हो रहा था। लोगों ने जितनी कम्बलें थी उस समय पूरी बस में बिछा दी थी। ऑटो वाले के हमारे को शक्ल नहीं आते, पर मैं आज भी मतलब किसी का एहसान नहीं भूलती, बस मेरा ये कह सकती हूँ मैं, जो भी मेरी मदद करते। ऑटो वाले ने मुझे दिल्ली ट्रेन में बिठाया, किसी को जगह करवाई और मेरे दांत एकदम चिपक गए थे दर्द की वजह से। मुझे मेरे जीवन में उससे ज़्यादा दर्द आज तक नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ इतना दर्द। मनाली से दिल्ली से भोपाल आई और भोपाल पहुँचते से ही मैंने मेरे घर पे फ़ोन किया कि पापा भाई कमर टूट गई, हमारे लेने आ जाओगा कहीं। मेरे पापा ने बोली बस बेटा अब तू घरे मत आ जाए, थारे जहाँ जाना वहाँ जा जाए। तो ऐसे टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। नौकरी छूट गई है, सपना मेरा पूरा हुआ नहीं है, घर वालों से आना मना कर दिया है, ट्रेन वहाँ से गुजर रही है, गंदे ख्याल भी आते हैं। पर ऐसा सोचते ना कि ऐसा कर लेंगे तो वो इमेजिन भी होता है। तो मैं सोची थी कि मैं ऐसा टुकड़ा होगा तो मेरे पापा बैठ के कैसे रो रहे होंगे, और शायद उन्हीं टुकड़ों से जुड़ के मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और वो उन लोगों को भी फ़ोन किया मैंने जो कहते हैं ना, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू लुकिंग सो प्रिटी, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे लोगों को भी फ़ोन किया। तो ऐसे लोग सब फर्जी होते, एक प्रोफाइल पिक्चर होते, ये कोई काम नहीं आते। अंत में मैंने मेरे गुरुजी को फ़ोन किया जिनका नाम जलज चतुर्वेदी, जिनका जिक्र किया। वो और उनकी वाइफ भागे भागे रेलवे स्टेशन आए, उनने मेरा MRI कराया तो पता चला कि जो मेरे हेडलाइन फ्रैक्चर थे वो इस सफ़र की वजह से क्रैक में बदल गए थे। तो मेरा बीच वाला फ्रैक्चर था वो क्रैक में बदल गया था। पर डॉक्टर बोलता है ये लड़की फिर भी बहुत लक्की है, क्योंकि मेरा आधा इंच भी फ्रैक्चर जो टेलबोन का था वो ज़्यादा हो जाता तो मैं लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकती थी। तो कभी कभी भगवान और बुरा कर सकता है, पर वो उतना बुरा नहीं करता है। ये चीज़ मुझे उस समय समझ में आई। मैं 9 महीने उनके घर पे रही और उस दिन में मुझे समझ में आया कि हम कहते हैं ना महिला महिला की दुश्मन है, पर महिला महिला की सबसे बड़ी ताकत भी होती है। जब तक किसी पुरुष मतलब जवान लड़की की मदद कोई पुरुष की पत्नी ना चाहे, कोई नहीं कर सकता। मुझे मैडम ने अपने घर पे रखा, मैं 9 महीने उनके घर पे रही। सर तो दफ्तर चले जाते, दूसरे की बच्ची अपने भी पति की स्टूडेंट है उसको हम रख रहे हैं। मेरे को बहुत नेगेटिव ख्याल आते थे क्योंकि कमर की वजह से मैं उठ नहीं पाती थी। तो वो अच्छी अच्छी किताबें मुझको देती थी और हर दिन पिक्चर लगवाती थी, जिसमें से 2 पिक्चरों ने मेरे जीवन को बदला। उसमें पहली पिक्चर थी चक दे इंडिया, जिसमें शाहरुख खान बोलता है लड़कियों जिंदगी के 70 मिनट दिखा दो इस दुनिया को। मैं अपने आप से बोलती थी कि मेरा ज़िंदगी के 2 महीने दिखाना है इस दुनिया को। दूसरी पिक्चर थी मांझी द माउंटेन मैन, जिसमें वो बोलता है जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। मैं सनातन धर्म में बहुत भरोसा करती हूँ और हमारे यहाँ बोलते हैं कि राम राम का नाम इतनी बार लो कि रोम रोम में बस जाए। माफ़ कीजिएगा भगवान जी, मैंने इतनी बार उनका नाम नहीं लिया, पर एक लाइन थी कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, इतनी बार लिया कि मेरे रोम रोम में वो बस गया था। मैं बिस्तर पे पड़ी हुई थी और मैं हर दिन बोलती थी कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। 9 महीने बाद जब मैं बिस्तर से उठी, मैं 93 किलो की हो चुकी थी, एकदम गोल आलू की तरह। और मेरे टीचर से मैंने बोला कि मुझे फिर से 0 से तैयारी करनी है।
फिर से ज़ीरो से तैयारी करने के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि कमर में बेल्ट बंधा हुआ था और कोई इससे स्पॉन्सर करेगा ये पता भी नहीं था। जब तैयारी करने के लिए गई तो कोई टीचर मुझको तैयारी नहीं कर रहे थे। तब इसके प्रसाद साहब ने मुझको बोला कि 2 महीने तुमने बिस्तर पे बिताए हैं, 9 महीने तुमने बिस्तर पे बिताए हैं, हर दिन पहाड़ को इमेजिन किया होगा, अब इस ग्राउंड को इमेजिन करना है। उन्होंने कहा कि 400 मीटर दौड़ के बताओ। 400 मीटर दौड़ते नहीं बन रहा था मुझसे, पर उन्होंने कहा अगले दिन से 10 किलोमीटर करूँगी। मुझे लगा मैं 10 किलोमीटर कैसे करूँगी, तो उन्होंने बोला 4 घंटे में करना, पर 10 किलोमीटर तो करना पड़ेगा, तब मैं ट्रेनिंग शुरू करूँगा। तो मेंटल बैरिकेड तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगले 1 महीने बाद मैं 10 किलोमीटर 1 घंटा 16 मिनट में कर रही थी। मेरे बालों में बहुत जुएँ हो गई थी, तो मैंने अपने बाल पूरे उड़ा दिए थे। मेरे को जो चीज़ बाधा बन रही थी, वो मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हो, सब मैंने हटा दिए थे। मैं त्यौहार पे मेरा घर जाना बंद कर दिया था। मैंने मम्मी पापा से बात करना शुरू किया था, पर मुझे पहले उनसे बड़ी नाराज़गी थी। पर मुझे एक टाइम समझ में आया कि हमारे मम्मी पापा ऐसे बैकग्राउंड में रहते हैं जहाँ लोग उनको इतना ताना देते कि हमारे बाद हमारे जो बहन भाई हैं उनका भी तो उनको ख्याल रखना है। तो मैं कभी उनसे गिला नहीं मानी। जब मैंने तैयारी शुरू करी तो मैं सुबह हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ती थी, हर सैटरडे 21 किलोमीटर दौड़ती थी। मॉडल स्कूल में नौकरी करती थी, शाम को 4 घंटे ट्रेनिंग करती थी। मैंने साल भर पीछे पलट के नहीं देखा। 2019 में मुझे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी इकट्ठी एक साथ 25 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप दी और उन्होंने दोबारा मुझे माउंट एवरेस्ट के लिए भेजा। पर हमें पहाड़ के चैलेंजेस नहीं पता होते। 2019 में मैं दोबारा माउंट एवरेस्ट के लिए गई, वही 36 किलो का बैग, 2-2 किलो के जूते, वही 4 कैंप 3 पहुंचने के बाद कैंप 4, तो मैं और मेरे शेरपा सेम शेरपा रिपीट हुए थे। हम लोग एवरेस्ट कैंप 3 कैंप 4 के बाद समिट के लिए पहुंचते हैं। इस बार मैंने कैंप 4 पहली बार देखा। कैंप 4 पे जितने भी लोगों की डेथ होती है, सबकी आने के बाद अधिकतर डेथ होती है, तो जिनकी भी डेथ होती है उनकी डेड बॉडीज़ को स्लीपिंग बैग में बंद करके गेहूं की खप्पी नुमा रख देते हैं ताकि वो हमें विंड से बचाए। ऐसी कई सारी डेड बॉडीज़ होती है जो हमें विंड से बचाती हैं और हम लोगों का टेंट वहाँ लगा होता है। कैंप 4 के बाद सीधा 18 घंटे का समिट पुश होता है। आपको पूरे 2 महीने में आप प्रॉपर डाइट लिए नहीं हो, आपको 2 दिन हो जाते हैं बिना पानी के और 4 दिन बिना खाने के हो चुके होते हैं। आपका दिमाग आपको हर पल बोलता है कि आपसे नहीं होगा। हम लोग कैंप 4 से जब ऊपर जाते हैं तो आपको बीच में एक रास्ते पे एक लेडी दिखेगी जो बैठी हुई है और आपको ऐसा लगेगा कि वो कुछ देर में क्लाइंब करके करने वाली है। जब आप उसके पास पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा उसकी कमर तक बर्फ़ भरी हुई है, उसकी डेथ बैठे बैठे हुई थी। तो वो हमारा एक पॉइंट होता है जहाँ हमको एक व्यक्ति दिखता है। इसके बाद हमें रूट चेंज करना होता है। इसके बाद बालकनी होती है, बालकनी के बाद 7 समिट होता है, फिर समिट पुश फाइनल होता है। शरीर में बिल्कुल जान नहीं बचती, पैर से भी नीचे ठंडा लगना हो जाता है। जब हम जितना ऊपर जाते हैं टेम्परेचर उतना गिरना शुरू हो जाता है। 22 मई सुबह 5 बजे 2019 में जब एवरेस्ट की चोटी पे पहुंची थी, -52 डिग्री टेम्परेचर था। जब चंद सेकंड के लिए भी आप आपका ग्लव्स निकाल के उंगलियां निकालोगे, उंगली कट करनी पड़ जाएगी या ऐसे करोगे तो टूट भी जाएगी। उस समय मैं उसी भोजनगर गांव से निकल के भारत की बेटी बनके दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे 22 मई सुबह 5 बजे भारत के झंडे के साथ खड़ी थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जब आप भारत का झंडा निकालते हो तब आपका समिट पूरा होता है, मतलब कंट्री का फ्लैग आप निकालते हो। मैंने अपना झंडा निकाला, 360 का वीडियो निकाला, अपने शेरपा को गले लगाया और शून्य की अनुभूति करी। हम सोचते ना क्यों जाते हैं आप माउंट एवरेस्ट या ऐसे शिखर पे, वहाँ से दुनिया गोल नज़र आती है, दुनिया के सारे पहाड़ छोटे छोटे नज़र आते हैं और एक चीज़ हमेशा याद आती है कि इससे ऊपर या तो आसमान है या भगवान है। और एक चीज़ और, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये वाली भी फीलिंग आप महसूस कर पाते हो। पर पहाड़ पे चढ़ना जितना कठिन है उसे दुगना कठिन पहाड़ से आना है। हम सब कई बार पहाड़ में बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ के चढ़ तो जाते हैं पर घर वापसी भूल जाते हैं। हम लोग बड़ी बड़ी नौकरी में चले जाते हैं पर हम घर भूल जाते हैं, मतलब हमारा बेस भूल जाते हैं। तो पहाड़ आपको सिखाता है कि पहाड़ की चोटी पे बैठना ज़रूरी नहीं है, आपके वापस बेस पे आना कितना ज़रूरी है। पहाड़ पे बेस पे हम आने के लिए 7 दिन लगते हैं। मैं जब कैंप 4 की तरफ आ रही थी तो धक्का मुक्की, क्योंकि एक ही रूट है, सारे लोगों को वहीं से चढ़ना है। एक वेदर विंडो होती है, उसमें हमको क्लाइंबिंग करना होता है। तो मेरा चश्मा गिर गया धक्का मुक्की में। यहाँ चश्मा गिर जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ चश्मा गिरता है तो सूरज की किरणें
रिफ्लेक्ट होके ग्लेशियर पे आती है और हमारी रेटिना को झुलसा देती है, जिसकी वजह से हमें स्लो ब्लाइंडनेस हो जाता है। स्नो ब्लाइंडनेस में आँख इतनी बड़ी बड़ी लाल लाल हो जाती है, कंटिन्यू पानी बह रहा होता है। तो मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हुई थी, जिसकी वजह से मुझे दिखाई देना बंद कर दिया था। मेरे शेरपा ने मुझको बोल दिया था कि लोग तुम्हें गिरा देंगे बहनी, इसलिए अपने पैरों का बांध के चलना। जब हम कैंप 4 तक आ रहे थे तो हमारा ऑक्सीजन का मैनेजमेंट बिगड़ गया था। अब मेरे को 0.5 में ऑक्सीजन लेना था, क्योंकि कभी भी ख़त्म हो सकता था। हम मरते मरते कैंप 4 तक पहुँचे और मुझे लगा कि मेरा स्नो ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगा। स्नो ब्लाइंडनेस 3 तरह का होता है, कभी भी ठीक नहीं होने वाला, 4 दिन में ठीक होने वाला और 1 दिन में ठीक होने वाला। तो मेरी शेरपा ने डिसाइड किया कि हम रात भर यहाँ रुकते हैं, हो सकता है सुबह तक ठीक हो जाए। जब हम रात को वहाँ रुकते तब हम चीख सुनते कि लोग कितने लोग मर रहे हैं। जो भी लोग क्लाइंबिंग करके आते हो जिसकी बॉडी में एनर्जी नहीं बचती, कैंप 4 में आप एक्चुअली में चीख सुनते हो कि मरने से पहले लोग चीखते कैसे। तो मेरे शेरपा ने बोल दिया था चीख मत सुनना, वरना तुम्हारा मॉरल उतना ही डाउन होता जाएगा। हम लोग जब कैंप 4 में बैठे थे तब एक क्लाइंबर की बगल में डेथ हुई और मेरी आंखों की रोशनी दूसरे दिन सुबह तक आई नहीं। और मेरी शेरपा को मजबूरी में चलना प्रारंभ करना पड़ा और जिसका हमें डर था वही हुआ। मेरा ऑक्सीजन कैंप 4 और कैंप 3 के बीच येलो बैंड पे ख़त्म हो गया। जब ऑक्सीजन ख़त्म होता है तब आपको पता चलता है कि आपके कंठ के पास कुछ चोक होता है, आपकी नाभि के पास कुछ इकट्ठा होना प्रारंभ होता था और मरते समय फील कैसे करते हो। मैंने मेरी शेरपा को बोला था कि निम्मा दाई आप चले जाओ, आप मत रुको मेरे लिए, पर मेरा शेरपा मुझे छोड़ के नहीं गया। मैं आज भी बाद में उनसे पूछती हूँ ना, दाई आप क्यों किए ऐसा, तो बताते हैं कि नेपाली शेरपा को दुनिया भर के जितने क्लाइंबर आते हैं वो नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। इंडियन क्लाइंबर की एक खासियत होती है कि वो निवाला भी खाता है तो वो पूछता है, और मेरे बीच भी ये आदत थी कि मैं खाती थी तो मैं पूछी दाई आप भी खाओगे क्या। तो ये फीलिंग थी कि मेरा शेरपा को लग रहा था कि उसकी बहनी मर रही है, उसने मुझे छोड़ के नहीं गया। कई सारे लोग मुझे क्रॉस करके जा रहे थे, तभी उनका दोस्त वहाँ से गुजरा जिसका नाम लाकपा दाई है। लाकपा दाई ने बोला कि मेरा क्लाइंबर ऊपर मर गया है, उसका आधा सिलेंडर बचा हुआ है तो मैं चेंज करता हूँ। जितने भी सिलेंडर होते हैं, हमारे पास 4 सिलेंडर होते हैं, हम खाली सिलेंडर को भी वापस लेकर आते हैं, क्योंकि पर सिलेंडर 1.5 लाख रुपए का आता है, तो हम खाली सिलेंडर भी लेकर आते हैं। तो उसने कहा इसमें बचा हुआ सिलेंडर चेंज करते हैं। मुझे पैदा होते समय की मेरी पहली सांस नहीं पता है, पर जब लाकपा दाई ने ऑक्सीजन चेंज किया तो मुझे वो मेरी जीवन की सबसे कीमती और सबसे गहरी सांस आज भी याद है। और मुझे यकीन है कि भगवान जी ने किसी वजह से मुझे यहाँ ज़िंदा बचाया है। जब हम लोग काठमांडू अस्पताल में पहुँचे तो हमने पता किया कि हम उनको टिप देते और उनका सिलेंडर वापस करते। तो लाकपा दाई ने बोला अरे वो जो क्लाइंबर मरा था वो तो इंडियन था, जाके मिल लो, उसका हस्बैंड यहाँ है। हम लोग तुरंत अस्पताल में गए और हमने देखा कि वो शरद कुलकर्णी जी लेटे हुए हैं। तो मुझे शॉक लगा एकदम। शरद कुलकर्णी जी अंजलि कुलकर्णी इंडिया के महाराष्ट्र के थाने के क्लाइंबर थे। शरद कुलकर्णी जी की एज इस समय 54 ईयर है और उनकी वाइफ का नाम था अंजलि कुलकर्णी जी, जिनकी एज 53 थी। शरद कुलकर्णी बाबा से मैं मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि अंजलि कुलकर्णी जी की डेथ आते समय एक बहुत महान शख्सियत हमारे सामने आ गई है। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए जोरदार तालियां यहाँ पे किया जाए। और मैं अपनी चीज़ को बहुत शॉर्ट में अब अंत में बोलती हूँ कि अंजलि कुलकर्णी मैम की डेथ हुई थी, उनका सिलेंडर मुझे मिला था। वो थाने के क्लाइंबर थे और शरद कुलकर्णी जी मराठी और इंग्लिश में किताब लिखते हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जब जब मैं मेघा के कंठ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अंजलि की सांसें उसके अंदर चल रही है। मुझे भी लगता है कि ये चमत्कार कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। उन्होंने मराठी इंग्लिश में किताब लिखी। आज भी मैं थाने उनके घर खाना खाने जाती हूँ और मुझे आज यकीन है कि मेरी सांसें बहुत कीमती हैं। बाद में मैंने बेस कैंप से आने के बाद जब मैं गांव गई तो जो लोग ताना मार रहे थे मेरे पापा को, वो डीजे पर डांस करके मेरे पापा को कंधे के ऊपर घूम रहे थे। सारे खबरों में नाम छपा था, मध्य प्रदेश की जीके की बुक में नाम चढ़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण था जब हजारों पापाओं के फ़ोन आ रहे थे कि अब हमें भी हमारी छोरियों के उनका पहाड़ चढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि अंत में मेरी ये सफलता थी। बाद में मैंने 5 महाद्वीप के ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़े, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया का कोजियस्को, साउथ अमेरिका का माउंट अकागुआ, अंडर वाटर डाइविंग की 145 मीटर जिसमें मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, पैराग्लाइडिंग पायलट बनी। तो ये सब थैंक यू सो मच। इन सब प्यार के लिए एक किताब है द एवरेस्ट गर्ल, इसको आप अमेज़ॉन से पढ़ सकते हैं। अंत में आपके क्वेश्चन आंसर से पहले एक लाइन बोल के ख़त्म करूँगी इस चीज़ को जो मैंने महसूस किया। एक खत करके मैंने यूट्यूब पे कविता सुनी थी कि
प्यारे बच्चों, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जगह है। इसे भेजा किसने है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। तो ऐसे सवालों में अपना समय बर्बाद मत करना। हम सबके पास सीमित ही समय है और जितना भी है कम ही है। हर दिन कुछ नया सीखना, नया समझना, कुछ नया करना। और कभी किसी चीज़ में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से करके पछताना। खुल के खाना, खुल के गाछना, मन भर के गाना। और याद रखना, इस दुनिया को तुम्हें और भी खूबसूरत और भी प्यारा बनाने के लिए भेजा है तुम्हारी दीदी मेघा परमार। थैंक यू। मैं मैम से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया मिरांडा हाउस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर कर इसकी शोभा बढ़ाएं। साथ ही में मैं